हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप बढ़िया होंगे। कल हमारा चैप्टर चल रहा था हजार वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल। अध्याय 2 नंबर में चोलू का देन है और तुगलक का अध्याय 3 में है। मुगल का अध्याय 4 में है। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्ययन हमें 2 नंबर अध्याय देखना पड़ेगा। इसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है? जो गयासुद्दीन बलबल है उसको साम्राज्य का शासक बताया गया है, विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में सम्मिलित थे। गौड़ों के कहाँ कहाँ सम्मिलित थे? आंध्र प्रदेश, आंध्रवाला, केरल, कर्नाटक, गुजरात का कुछ हिस्सा, ये भी गौड़ों में शामिल था। आगे हम देखते हैं, हमें एक मानचित्र दे रखा है जिसमें अलग अलग स्थानों को पॉइंट कर रखा है, जिसमें स्विस्तान, उच्च और मुल्तान। जो अपने 1 नंबर बता रखा है वह स्विस्तान, 2 नंबर उच्च है और 3 नंबर पे मुल्तान है। कलानौर और लाहौर, यहाँ पे ये आ गया कलानौर जो पाकिस्तान में है, ये आ गया लाहौर जो भी पाकिस्तान में है। समाना, समाना जो क्षेत्र है वो आता है ये वाला आ गया समाना। सरस्वती कोहराम, और ये अपना आ गया सरस्वती और ये कोहराम नामक जगह आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, ये आ गई हांसी, जिसमें ये आ गई हांसी, ये इधर वाला गंगा के क्षेत्र में हांसी, बदायूं, हांसी, बदायूं, हांसी, दिल्ली, ये आ गया दिल्ली, बदायूं और ये अपना कन्नौज आ गया यहाँ पे एमपी में है जो। अब हम देखते हैं कड़ा, ये आ गया कड़ा वाला क्षेत्र। अवध है, ये आ गया अवध वाला, अवध का क्षेत्र आ गया। बाद में बिहार, लखनऊती, ये आ गया अपना बिहार, ये आ गई लखनऊती, ये इधर वाली ये आ गई लखनऊती। लखनऊती के बाद में जाजनगर और मालवा, ये आ गया अपना जाजनगर और ये आ जाता है मालवा जो यूपी में है। बाद में अपन देखते हैं गुजरात, ये आ गया भारत का दक्षिणी छोर, सॉरी पश्चिमी छोर, गुजरात आ गया। बाद में देवगिरी, तेलंगाना और तेलंग, ये आ गया देवगिरी, बाद में तेलंगाना और ये आ गया तेलंग। जिसके बाद हम देखते हैं द्वार समुद्रम, द्वार समुद्र आ गया और ये आ गया माबार जो दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये सब क्षेत्र थे और साम्राज्य थे। अब हम देखते हैं इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों की अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही ये समझते हैं कि कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासन लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। मतलब वो जो साथ साथ वे समझते हैं, जो इतिहासकार समझते हैं कि जो शासन लोग थे वह उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। अब अपन आगे देखते हैं भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मबारी तमिलनाडु में,
गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है लेकिन प्राचीन भाषा में आता है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं जानती, क्योंकि यह संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण जो लोग थे वही पढ़ा करते थे। इस कारण सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता इसको नहीं जान पाती थी। अमीर खुसरो के द्वारा लिखित भाषाओं की सूची। बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क होगा कि अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम से एक से हैं और उल्लेखित कीजिए, और जो अन्य नाम से उनको भी घेरा बनाकर बताइए। चलो हम आगे देखते हैं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में है, आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। जो अध्याय 7 हम आगे पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़ गए थे। उन राज्यों के बीच की काफी टकराएं चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एवं विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। आगे हम देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जो 18वीं सदी थी 18वीं सदी थी उस समय मुगल वंश किस पे था? पतन की ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्र राज्य के फिर उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैली इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासनिक, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा संदर्भ में मिलती है। कुछ परंपराएं ऐसी थी जो उनसे भिन्न थी और कुछ परंपराएं ऐसी थी जो समान थी। जिसमें से ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में देखने को मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब अपन देखते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। क्या क्या इसमें परिवर्तन आए, क्या क्या आए। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी क्या था? धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन में संबंधित होती थी। जैसे दैविक तत्व में क्या आता था? सामूहिक आस्था में दैविक तत्व में यानी धर्म, कौन से धर्म को क्या प्राथमिकता मिल रही है, किस धर्म से ज्यादा लोग निवास करते हैं, इसके बारे में संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, उनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया, क्योंकि जिस प्रकार समुदायों का उदय होता गया और अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहने लगे, तो आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया और उसके समुदायों में भी परिवर्तन आ गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। उन परिवर्तनों में से कुछ से नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथ जो संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे,
संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। उनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया, क्योंकि संस्कृत ग्रंथ सिर्फ संस्कृत जानने वाले लोग पढ़ सकते थे, जो सिर्फ ब्राह्मण थे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशेष कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको कौन से अध्ययन में जानकारी मिलेगी? जब हम अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, चाहे कोई सा ही समाज से व्यक्ति रहा हो, कौन से ही समाज से व्यक्ति रहा हो, उसको गले लगाने की परंपरा रही है। गले लगाने की परंपरा रही है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। किसको मानते थे? जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर पर इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारधाराओं को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही देखते ही, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। इतिहासकार जैसे हम लोग देखते हैं घड़ी या कैलेंडर बीत गया तो मतलब हम मान रहे हैं कि एक समय निकल गया, टाइम बीत गया, केवल घंटों की ही हम तुलना करते हैं, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही हम इसको मानते हैं। उनका नज़रिया यह है कि जो इतिहासकार है उनका नज़रिया यह है कि यह समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। जो समय है वो क्या झलकाता है, क्या दर्शाता है हमें? जो समय है वो सामाजिक व आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों तथा कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कौन सा 3 युग कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उस समय ज्यादा कौन थे? ब्रिटिश थे। मुसलमानों का शासक रहा, हिंदू थे। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल में विभाजन को बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। जो ये विभाजन हुआ था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का, उस विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों, कौन से कारक है जो अधिकतर इतिहासकार है वो हम क्या मानते हैं? आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज में कई प्रकारों का समावेश था।
जो हमने पिछली क्लास कक्षा में पढ़ा उसमें लिखा था शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कष्टक्रमी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो है मध्यकालीन ऐतिहासिक कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर भी प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। जो 700 से 1700 तक के जो 1000 साल है उसके बीच ये बदलावों के साक्षी रहे। 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दी में काफी भिन्न थी। इसलिए इस साल काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय जो मध्यकाल की तुलना है वो प्राय आधुनिक काल से की जाती थी। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इतिहास से ये निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादिता था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। साथियों, हम आगे चलते हैं और आगे 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों का भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा या संक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो उस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे में यहाँ ये बताया गया है कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना और जो पिछली साल हमने जो पढ़ा उसकी तुलना पिछली वर्ष जो पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं। जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहे कि कहाँ बदलाव हुआ कहाँ नहीं हुआ, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी हम देखें कि कोई भी क्या कुछ बदला या वैसा ही वैसा रहा, क्या कुछ बदला या वैसा का वैसा रहा। ये था अपना जो चैप्टर